पढ़ने वाले हैं जो हमारा जेनेटिक्स चैप्टर है, इसके अंदर जितनी भी थ्योरीज वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि उन्होंने उन थ्योरीज के अंदर क्या क्या कहा या किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी को दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज मेंडल की, क्योंकि उनके बिना जेनेटिक्स पढ़ना कोई बात ही नहीं बनती है। जो जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना सारा का सारा वर्क किया था और इनके वर्क के सक्सेसफुल होने का जो मेन रीजन था वो क्या था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्योंकि हम हाइपोथेटिकल थ्योरीज को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं पर कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो जॉर्ज मेंडल है यानी हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने किस प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया था, पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम, तो उसके ऊपर इन्होंने अपना काम किया था। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्यों उन्होंने पी प्लांट ही लिया, कुछ और भी तो ले सकते थे। तो इसका रीजन ये था कि जो पी प्लांट होती है इसकी लाइफ साइकिल, मतलब कि अगर आप एक प्लांट को ग्रो करवाओगे और जब वो सीड प्रोड्यूस करता है यानी आपकी जो मटर तैयार होती है, पी प्लांट तैयार हो जाता है पूरा का पूरा, उसके अंदर काफी कम टाइम लगता है। मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक साल के लिए या 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी सीड्स दे देता था। तो ये अपना जो भी क्रॉस कराते या हाइब्रिडाइजेशन कराते तो रिजल्ट्स को जल्दी जल्दी ये क्या कर सकते थे, नोट कर सकते थे। ठीक है, एक तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड का कम होना, दूसरा इनका मेन रीजन क्या था पी प्लांट को लेने का कि जो पी प्लांट है ये काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर सीड्स प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अब देखो, अगर उनको एक्सपेरिमेंट करके देखना था, अगर कोई ऐसा प्लांट लिया होता जिसके अंदर बहुत ही कम सीड्स बन रहे होते तो एक तो उन सीड्स को बहुत ज्यादा संभाल कर रखना पड़ता और ज्यादा अच्छे से आप रिजल्ट्स को भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए इन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स को प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को लिया। एंड द थर्ड रीजन ये होता है कि पी प्लांट के अंदर आप सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हो और आर्टिफिशियली लैब के अंदर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन को करा सकते हो। तो ये मेन रीजन थे इनके पी प्लांट को लेने के। उसके बाद में मेंडल ने क्या दिए थे, स्टार्टिंग में 2 लॉज दिए थे जिनका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके अंदर काफी सारी एक्सेप्शंस आगे जाकर मिली थी, पर लॉ ऑफ डोमिनेंस को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, जो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो आप छोटे में भी हम करते थे, 9th में भी करते थे और अब भी करते हैं, सॉरी 10th में हम करते थे कि आपका एक क्रॉस होता था जिसके अंदर एक टॉल प्लांट लेते थे, एक शॉर्ट प्लांट लेते थे, तो उनकी रेशियो क्या आती थी, 3:1 आती थी। भाई 3 टॉल प्लांट प्रोड्यूस होते थे और 1 ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस होता था। तो वो था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला एक्सपेरिमेंट। फिर आया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा लॉ था जो मेंडल ने दिया था जिसके अंदर आज तक कोई भी एक्सेप्शंस आपको देखने को नहीं मिली है, और साथ में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड नाम इसका एक और है फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी क्यों बोला गया, क्योंकि इस लॉ के अंदर कोई भी एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद में इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मतलब बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या देखा जाता है कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लिया कैपिटल टी था तो वो 2 पार्ट्स के अंदर टूटेगा, एक कैपिटल टी इस वाली साइड जाएगा और एक इधर जाएगा, या कैपिटल टी एंड स्मॉल टी तो वो भी क्या होंगे, गैमीट्स के अंदर जो आपके पेयर्स हैं उसके अंदर क्या है, आपके पास में 2 एलील है ना, और वो एलील जब सेपरेट होते हैं, मान लिया एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था तो उसके अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक के अंदर हाफ के अंदर कैपिटल टी जाएगा और हाफ के अंदर स्मॉल टी जाएगा, तो यानी वो सेग्रीगेट हो रहे थे, मतलब अलग अलग हो रहे थे। तो वो क्या था, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। पूरे लॉज के बारे में तो हम आराम से बात करेंगे, एक एक लॉ को लेकर आगे चलते हैं। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, अब इसमें एक्सेप्शंस आई कहां कहां पर थी, तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी है, वो है मीराबिलिस डिलापा नाम का एक प्लांट है।
मिराबिलिस जलापा या फिर एंटीराइनम करके भी एक प्लांट है जिसको, ठीक है, एंटीराइनम प्लांट है आपका, ठीक है। तो मिराबिलिस जलापा एंड एंटीराइनम, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मिराबिलिस जलापा था, ये अगर प्योर फॉर्म के अंदर देखें तो ये रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। मतलब जो रेड फ्लावर थे उसको हमने डोमिनेंट वाला मान लिया, मतलब कैपिटल आर एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, रेड कलर के फ्लावर्स को, जब वो प्योर फॉर्म में था। अगर फिर मैंने व्हाइट फ्लावर्स लिए जिसके अगर जीन्स अगर हम देखें तो स्मॉल आर और स्मॉल आर थे, ठीक वैसे ही जैसे हमने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के प्योर फॉर्म्स ली थी। उसके बाद में जब इसकी रिजल्ट्स को देखा गया तो क्या होना चाहिए था, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से चलते तो या तो क्या बनते, रेड फ्लावर्स या फिर व्हाइट फ्लावर्स। पर यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने की वजह से, यानी जो कैपिटल आर था स्मॉल आर के ऊपर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि उसको काम को वो रिप्रेस कर सके, इसीलिए बीच का एक कलर डेवलप हुआ जिसका कलर कैसा था, पिंक कलर था। यानी इसके अंदर जो रेशियो आई वो आई 1:2:1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब कंफ्यूज मत होना, कई बार आप कहोगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर भी एक बार 1:2:1 देखने को मिलती है, पर वो उसकी जीनोटिपिक रेशियो होती है, फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 ही होती है जो हमें पढ़नी होती है। इसकी आपकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही एक जैसी आती है। जीनोटिपिक आपकी क्या होती है, जो अंदर से हम जीन्स को देखते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिनोटिपिक जैसा करेक्टर में बाहर दिखाई देता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दोनों ही रेशियो एक जैसी होती है। सो यहाँ पर कैपिटल आर एंड कैपिटल आर ने रेड कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, कैपिटल आर स्मॉल आर ने बीच में जो था उसने पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करे, ना कि रेड कलर के, तो उसको कंप्लीटली रिप्रेस नहीं कर पाया था। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या निकल कर आई, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, दोनों ही पूरे के पूरे ताकतवर हैं, मतलब जो बीच वाले हैं, जैसे समझो ब्लड ग्रुप से, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें, कोडोमिनेंस दोनों इकट्ठे ही पावरफुल है। यहाँ पर देखो ना तो रेड वाला था ना व्हाइट वाला था, किसी ने अपना नहीं दिखाया, मतलब इनमें से भी कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले में से भी एक थोड़ा सा ज्यादा और एक थोड़ा सा कम पावरफुल रहा होगा, पर कोडोमिनेंस के अंदर दोनों के दोनों ही पूरे के पूरे पावरफुल। मान लिया कि कैपिटल आर भी उतना ही है, स्मॉल आर भी उतना ही है, खैर उसे छोड़ देते हैं। तो कोडोमिनेंस आपकी किसके अंदर होती है, ब्लड ग्रुप के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो कैपिटल ए होता है वो भी उतना ही पावरफुल होता है, यानी डोमिनेंट होता है जितना कैपिटल बी होता है। तो कोई नया कैरेक्टर नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि भाई अगर जो ए वाला था और बी वाला था उनके बीच का कुछ आ गया, नहीं, कैपिटल और कैपिटल भी दोनों ही अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस करेंगे, और उस केस के अंदर क्या आता है, कोडोमिनेंस का केस आता है, ठीक है। सो कोडोमिनेंस आपकी किसके अंदर होती है, ब्लड ग्रुप के अंदर। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो इसमें ए और बी दोनों के दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें तो बीच का कोई कलर प्रोड्यूस हो गया था, पर इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों ही उतनी उतनी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ कोई कलर तो है नहीं जो मैं आपको कलर की तरह बता दूं, भाई रेड भी उतने होंगे, व्हाइट भी उतने होंगे, नहीं, यहाँ क्या है, दोनों के दोनों ही आपके सेम पावरफुल है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इनके मिक्सचर से पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ था, पर यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं है, दोनों ही अलग अलग उतने ही आपके पावरफुल है, मतलब दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। तीसरा इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, एक डिजीज है, इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा मेंडल का वर्क। उसके बाद में क्या आती है, नेक्स्ट हमारी आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, तो ये दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था सूटन एंड बोवरी। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सूटन एंड बोवरी। अब ओके, अच्छा, इन्होंने थ्योरी तो दे दी, असल में जो मेंडल का वर्क था उसको जो एग्जैक्ट रियलाइजेशन में लेकर आए वो ये दो ही साइंटिस्ट थे, सूटन एंड बोवरी। क्योंकि मेंडल बात कर रहे थे फैक्टर्स की, इन्होंने कहा फैक्टर्स वही तो हैं जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। खैर उसके बारे में कंप्लीटली अलग से बात करेंगे। फिर आ जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारा दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। और जो आपके मॉर्गन थे, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर नाम का एक इंसेक्ट होता है जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ कर दिखाया। ओके,
जहां से फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों उन्होंने क्या लिया था, ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर को ही अपनी स्टडी में क्यों लिया था। अगेन इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, लगभग 2 वीक की इसकी लाइफ साइकिल होती है, यानी 2 वीक ही वो लाइफ करेगी आपकी, उसकी लाइफ टाइम होगा, उसके बाद में वो डेथ हो जाएगी, उसकी नई आपकी जनरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इसके जो आपके क्रोमोसोम्स है उनको स्टडी करना काफी ज्यादा आसान होता है, इसीलिए इन्होंने इसको लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या है, काफी सारी फ्लाइज प्रोड्यूस होती है जब एक बार मैटिंग करती है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास में है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, हम पढ़ते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, मतलब एक तरीके से मानो कि जब आपकी क्या होनी होती है, मतलब नया सेल बनना होता है या गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होती है तो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाती है ना क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जो फैक्टर्स होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लिंकेज में क्या होता है कि कई बार वो जुड़े हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लिंकेज क्या है, आपकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग अलग तो होंगे ही वो, पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या है कि वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करेगा, कुछ हद तक जो एक फैक्टर होगा वो दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज एक तरीके से जुड़े रह जाना। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ओके, सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंडल ने ही दिया था अपनी सेकेंड थ्योरी ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। उसके बाद में जो लिंकेज है उस टर्म को किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, और डिफाइन भी मॉर्गन ने ही करा था। पर प्लांट के अंदर जिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा उन साइंटिस्ट का नाम था बैटिसन एंड पुनेट। सो बैटिसन एंड पुनेट नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लेथायरस ऑडोरेटस, लेथायरस ऑडोरेटस नाम का एक प्लांट होता है जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, लिंकेज के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। लेथायरस ऑडोरेटस एक प्लांट होता है, उसके ऊपर बैटिसन एंड पुनेट ने इसको शो कर दिखाया था। ओके, उसके बाद में जो आपके मॉर्गन थे, मॉर्गन और एक साइंटिस्ट थे कैसल। सो मॉर्गन और कैसल ने इकट्ठे मिलकर क्या दी थी, आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी। ठीक है, सो मॉर्गन और कैसल ने इकट्ठे मिलकर क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो एक होती है क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है, क्रोमोसोमल मैपिंग होती है या जिसको हम लिंकेज मैप भी बोलते हैं, मतलब एक मैप तैयार करना कि कैसे कैसे जीन्स क्या कर रहे होंगे, लिंक हो रहे होंगे। सो क्रोमोसोमल मैपिंग या लिंकेज मैपिंग जिसको आप बोलोगे, ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, ये दी थी आपके स्टुवार्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने। स्टुवेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए और लिंकेज को स्टडी करा था। कौन थे, स्टुवेंट थे। स्टुवेंट हो गए आपके। अच्छा, हाँ, जो स्टुवेंट है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे स्टुवेंट, तो स्टुवेंट आई थिंक याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने किसके बेस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, तो इन्होंने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन को। किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स, अब देखो जीन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये बात मॉर्गन एंड ब्रिजेस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी इसके बारे में। खैर उसको छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन को बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी है रिकम्बिनेशन करने की, उसको इन्होंने स्टडी किया था। तो ये हमारे सारे के सारे साइंटिस्ट कवर हो जाते हैं जो जेनेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो जो उन्होंने थ्योरीज को दिया था। ओके, सो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जेनेटिक्स की सीरीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ओके।